सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। जो हमारा देखिए जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो हमारा पैथोफिजियोलॉजी का है। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रीवियस जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बी फार्मा का सेकंड सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो आज से ये इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कि पैथोफिजियोलॉजी को। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि पैथोफिजियोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, तो आपको सबको पता है पैथोफिजियोलॉजी जो हमारा होता है। अगर मैं इसको डिकोड करूं तो ये किस किस वर्ड से बना है? पैथो, ठीक है, और फिजियोलॉजी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा इसका नोट्स होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे अबाउट सेक्शन ऑफ द चैनल में, ठीक है, प्लीज चेक इट आउट देयर। और जो हमारा, अगर मैं पैथोफिजियोलॉजी को डिकोड करूँ तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पैथो, और 3 वर्ड से स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं, फिजियो एंड लोगी। ठीक है, तो अब देखिए पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ तो ये मतलब इसको अगर हम डिकोड कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है? पैथो मतलब सबको पता है डिजीज़ होता है। अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, पैथोज मतलब डिजीज होता है, तो आप ऐसे समझिए जो हमारा पैथोजन होता है वो क्या कॉज करता है? पैथोजन से आप पैथो समझ लीजिए आया। ठीक है, तो जो हमारा पैथोजन है वो क्या हमारा कॉज करता था? वो हमारा डिजीज कॉज करता था। तो वही मतलब आप यहाँ से समझिए कि जो हमारा पैथोज होता है वो हमारा डिजीज, इसका मीन्स होता है। और फिजियो मतलब सबको पता है नेचर या फिर फंक्शन, स्पेसिफिकली आपको पता होगा फंक्शन। ठीक है, ये कैसे आप कनेक्ट कर रहे होगे फिजियो को? आप फिजियोलॉजी मतलब समझते होंगे, अरे यार आप पढ़े होंगे ना फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में डिफरेंस। तो हम लोग फिजियोलॉजी में क्या पढ़े थे? इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग इस एनाटॉमी में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें तो इन फिजियोलॉजी वी जनरली डील्स विद द फंक्शन एंड नेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो इसमें हम लोग एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे होते हैं, इसमें मतलब हम लोग स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि फिजियो मतलब आपका नेचर या फिर फंक्शन स्पेसिफिकली। अगर हम लॉगी की बात करें या फिर लॉजी की, ठीक है, तो लॉजी मतलब क्या होता है आपका? फिर ये आपका मतलब होता है यहाँ पे स्टडी। आपको सबको पता है लॉगी मतलब आपका स्टडी होता है। तो ठीक है, पैथोफिजियो और लॉगी जो आपका है पैथोफिजियोलॉजी, ये आपका, या फिर इसको आप साइंस बोलिए लॉजी को, या फिर स्टडी, या फिर ट्रीटाइज इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो होप आपको इसका जो डिकोडिंग वर्ड है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी होता है वो हमारा एक लिंक होता है जनरली बिटवीन द मेडिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, सो होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा एरेज कर लेता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाए। और अगर हम लोग आगे देख रहे हो तो अब फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है ये तो आपको मैं बता ही चुका कि फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फंक्शन या फिर नेचर आप बोल सकते हैं, दोनों चीज़ों का। इसमें हम लोग फंक्शन की और नेचर की स्टडी करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का नेचर? जो आपका किसी भी चीज़ का नेचर हो सकता है। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे तो ये डिजीज़ का नेचर पढ़ रहे होगे। जनरल बॉडी पार्ट्स का देख रहे होंगे तो आप उसका नेचर देख रहे होंगे कि हमारे फंक्शंस कैसे कैसे हैं उसके। तो एक बार हम लोग फिर से जो हमारा पैथोलॉजी था, देखिए यहाँ पे पैथोलॉजी, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, या फिर पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, आपको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पैथोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी तो आप देख चुके हैं। तो जो हमारा यहाँ पे मैं इरेज करके थोड़ा सा लिखता हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पहले मैं आपको इसको फिर से इसका वर्ड में ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे पैथोलॉजी क्या होता है, फिर उसको लिंक करके हम लोग बनाएंगे पैथोफिजियोलॉजी का क्या एग्जैक्टली मीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले कि जो हमारा फिजियोलॉजी क्या होता है वो तो मैं आपको बता ही चुका है, स्टडी ऑफ नेचर और फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी या फिर जनरली बॉडी की। और फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब हम लोग ओवरऑल फंक्शन देख रहे होते हैं कि ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की हाउ इस फंक्शनैलिटी वर्क्स। ठीक है, और अगर हम लोग देख रहे हो तो एंड देयर पार्ट्स, मतलब कि हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी या फिर इसके पार्ट्स के हम लोग बारे में हम लोग इसका फंक्शन देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन सेल हो सकता है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एनीथिंग। ठीक है, और हम लोग अगर पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज़। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, स्टडी ऑफ डिजीज़ और कॉज ऑफ डिजीज़, और फिर आप बोल सकते हैं इसको नेचर ऑफ डिजीज़। तो ये तीनों चीज़ के बारे में लोग पढ़ रहे होते हैं पैथोलॉजी में। ठीक है, आप एक बार फिर से नोटिस करिए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल में डिस्कस कर रहे हैं कि फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग देख रहे हैं पैथोलॉजी। इन दोनों को कंबाइन करके हमारा बना हुआ होता है पैथोफिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पर पैथोलॉजी दोनों को ऐड करके आपका बनता है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अगर बात करें पैथोलॉजी की तो पैथोलॉजी हमारा क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीज़। बिल्कुल, इसमें हम लोग पैथोलॉजी में क्या करते हैं? डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और कॉज ऑफ डिजीज़ मतलब कि डिजीज़ का एग्जैक्टली कॉज क्या क्या था, और नेचर ऑफ डिजीज़ मतलब हम लोग नेचर भी डिजीज़ का
पढ़ते हैं कि मतलब इसका क्या नेचर है, और उसके बाद इसका कॉज भी पढ़ते हैं और इसका स्टडी भी कर रहे होते हैं स्टडी का, ठीक है। इट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ, ये किस किस का चीज़ों का एग्जामिनेशन कराता है, पैथोलॉजी। आप पैथोलॉजी तो जानते होंगे, जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराने पैथोलॉजी लैब जाते हैं। बाकी देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को कैंसर वगैरह होता है तो उसका आप जानते हैं सेल वगैरह का मतलब कि ओवरऑल स्टडी होती है, टिश्यू की भी हो सकती है, और कोई अगर ऑर्गेनल डैमेज है तो ऑर्गन की हम लोग स्टडी करते हैं उसके सेल्स को। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं, किस किस चीज़ों का, टिश्यू का, ऑर्गन का, बॉडी फ्लूइड्स का। बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या, बॉडी फ्लूइड्स में आप क्या एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे कि आपको सबको पता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको कि बॉडी फ्लूइड में जैसे आपका यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, और स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं टीयर्स हो गया, और भी जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे CSF हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपका निकाला जाता है L3 से S2 रीजन में, लंबर से सैक्रम के जो ये रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे इंड हो रहा होता है L2 रीजन में, उसके बाद ये आपका वर्टिब्रा में रीजन होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है। L3 से S2 रीजन में आपका वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इंजेक्शन से यहाँ पे हम लोग CSF को निकालते हैं, फिर इसकी स्टडी हम लोग, मतलब ये सब बॉडी फ्लूइड्स है। तो मैं आपको ओवरऑल ये कहना चाह रहा था कि किस किस चीज़ों की हम लोग स्टडी, मतलब क्या क्या हम लोग स्टडी करके अपने बॉडी पार्ट्स का हम लोग पैथोलॉजी उसकी करा सकते हैं। पैथोलॉजी मतलब क्या, हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए मैं ये जो आपका पैथोलॉजी इसको भी डिकोड अगर करूँ तो पैथो मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था डिजीज, और लॉगी मतलब क्या बताया था, लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, डिजीज की स्टडी वही है, स्टडी ऑफ डिजीज, बिल्कुल, या कॉज ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज, वही चीज़ें सारे सिनोनिमस ही हैं। तो और ऑटोप्सिस हम लोग कराते हैं, ऑटोप्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, आपको पता है पोस्टमार्टम वगैरह किसी का अगर हो रहा है बाई चांस, अगर उसका एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होता है या फिर कोई भी चीज़ें अगर हुई हैं उसके साथ, तो हम लोग पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पोस्टमार्टम क्या, पोस्ट मतलब बाद, मॉर्टम मतलब क्या, उसका मतलब बॉडी पार्ट्स का एग्जामिनेशन वगैरह, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं पोस्टमार्टम का एग्जैक्टली अगर आप मीन समझना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पोस्ट मतलब होता है बाद में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाद और मॉर्टम मतलब क्या होता है, डेथ। तो डेथ के बाद जो हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी की, उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, या फिर उसको ऑटोप्सिस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, डेथ कैसे हुई है, कॉज क्या रही डेथ की, एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ वगैरह क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड और ऑटोप्सिस वगैरह, ये हमारा डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज होता है कि हम लोग डायग्नोज कर सकें, या फिर इसको बोल सकते हैं कि चेकअप के लिए, मतलब आप एग्जामिनेशन के लिए भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या देखें, आप नोटिस करिए, हम लोग फिजियोलॉजी देख लिए, पैथोलॉजी देख लिए। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे आप ना, तो आपका बन जाएगा, देखिए पैथोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी कंबाइन करेंगे तब आपका जाके बनेगा पैथोफिजियोलॉजी। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड विच वी हैव टू स्टडी इन आवर सेमेस्टर, ठीक है, ऑफ सेकंड सेमेस्टर ऑफ बी फार्मा, पैथोफिजियोलॉजी। अब आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट पैथोफिजियोलॉजी मीन, ठीक है। अब देखिए हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ, देखिए आपको क्या था फिजियोलॉजी में, क्या था, आप फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो किसी भी चीज़ में अगर आपका फिजियोलॉजी जहाँ लगा तो हम लोग उसकी फंक्शनल स्टडी करते हैं, ठीक है, या फिर फिजियोलॉजिकल स्टडी कर होते हैं, जनरली फंक्शनल स्टडी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज करते हैं। फिजियोलॉजी मतलब क्या, नेचर, फंक्शन, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोग डिजीज की स्टडी कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग फिर दूसरी डिफिनेशन की बात करें, सेकंड डिफिनेशन की, तो स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर बाय दैट डिजीज। इसका क्या मतलब है कि स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर बाय दैट डिजीज, मतलब कि अगर कोई डिजीज होती है तो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है। अगर मैं बात करूं पैथो एनाटॉमी, तो वर्ड कोई नहीं है यार, अगर पैथो एनाटॉमी होता ना तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय दैट डिजीज, अगर कोई डिजीज अकर हो रहा है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या है, अगर उसकी हम लोग बात करते हैं तो वो पैथो एनाटॉमी होता है। फिलहाल तो मेरे नॉलेज में कि पैथो एनाटॉमी तो मैं नहीं सुना हूँ, शायद होता भी नहीं होगा, वो आपको बस मैं इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ। तो एक्जैक्टली अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें लोग फंक्शनल चेंजेस जो आती है या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आती है हमारे बॉडी में बाय दैट डिजीज, उसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो हमारा ये डिफिनेशन आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी का। या फिर अगर हम लोग थर्ड डिफिनेशन के बारे में बात करें तो ये क्या है, इज द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट एसोसिएट विद दैट डिजीज और इंजरी, ठीक है। मतलब जो हमारा डिजीज या फिर इंजरी हो रहा है तो उसका जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्ड है या फिर जो डिसऑर्डर हुआ है उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या चेंज हुआ उस सेल का, टिश्यू का, स्ट्रक्चर का ओवरऑल, सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आती है पैथोफिजियोलॉजी में। होप आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर, ठीक है। मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब ओवरऑल लेक्चर समझ में आ रहा हो। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा होता हूँ यहाँ पे कि CVS BP मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर में मतलब अगर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं तो इसको हम लोग डिकोड करते हैं, मतलब इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी,
ठीक है। हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी करने के लिए हम लोग पहले पैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी ओवरऑल पढ़ रहे होते हैं, तब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी निकाल पाते हैं। तो अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो इसकी फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी मतलब इसका नॉर्मल फंक्शन नेचर कितना होगा? आपको पता है नॉर्मल हमारा बीपी कितना होता है? 120 to 80 mmHg। mmHg मतलब मिलीमीटर और Hg मतलब मरकरी आपका होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करूँ यहाँ पे, तो जो आपका 120 बाई, थोड़ा सा पेन की साइज छोटी कर लेता हूँ, जो आपका 120/80 लिखा है ना, यहाँ पे आपको पता होगा कि 120 जो हमारा होता है वो हमारा सिस्टोलिक होता है, और जो हमारा 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो अगर मैं इसको इरेज करूँ तो देखिए मैं क्या आपको बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखता हूँ तो आपको होप क्लियर हो। अगर हम लोग बीपी की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हो, अभी आपको थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेप्थ में देने वाला हूँ, जितना आपको अभी तक आई होप ना पता, मतलब पता नहीं होगा, ठीक है। अब इसको जरूर देखिएगा, 2-4 मिनट बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कि बीपी का अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी कर रहे हो, फिजियोलॉजी, ठीक है, तो हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग फिजियोलॉजी निकालेंगे प्लस इसकी पैथोलॉजी निकालेंगे तब ये कंबाइन होकर क्या बनेगा आपका? पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो हमारी हमारी जो बीपी होती है फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन या फिर नेचर। तो आपको पता होगा कि हमारा नॉर्मल जो हमारा बीपी का फिजियोलॉजी है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। हमारा 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक है। और पैथोलॉजी मतलब क्या? पैथोलॉजी क्या होता है आपको पता था? पैथोलॉजी मतलब क्या होता है कि आपका ओवरऑल डिजीज़ की स्टडी। पैथो मतलब क्या था? डिजीज़, लॉजी मतलब क्या था? स्टडी। तो हमारा डिजीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं तो पैथोलॉजी में आ गया। तब आप ये समझिए कि अब हमारा हम लोग पैथोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, तो पैथो मतलब आपका डिजीज़, लॉजी मतलब स्टडी। तो अगर हम लोग डिजीज़ हो गया यहाँ पे हमारे, या ब्लड प्रेशर में कोई डिसऑर्डर आ गया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? अगर हमारा बीपी यहाँ पे कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर्ड बीपी, ये हमारा आ जाएगा पैथोलॉजी में, ठीक है। और ओवरऑल इसी चीज़ों की अगर हम लोग कंबाइंड स्टडी करेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगा। कैसे? हम लोग ऊपर देखते हैं, जो हमारा बीपी होगा इसको अगर हम लोग फिजियोलॉजी देखेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस टू रेगुलेट बीपी कितनी होती है? 120/80 mmHg। और हम लोग पैथोलॉजी की बात करें तो कंपेयर टू द नॉर्मल बीपी, अगर ये कम या ज़्यादा होता है तो इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है ऑफ द डिसऑर्डर्ड ब्लड प्रेशर, वो हम लोग किस में करते हैं? पैथोलॉजी में। और अगर हम लोग इसको कंबाइन करके पैथोफिजियोलॉजी अगर आता है, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इट इज़ ए स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड प्रोसेस दैट लीड्स टू द डिसरेगुलेशन ऑफ बीपी। मतलब ये क्या है? स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड प्रोसेस, मतलब डिसऑर्डर प्रोसेस क्या था, या फिर बोल सकते हैं स्टडी, या फिर उसका नेचर, या फिर आप कॉज वगैरह क्या हो गया उसका ओवरऑल, ठीक है। तो उस मतलब वो कौन सा मतलब प्रोसेस था जिससे कि हमारा डिसरेगुलेशन ऑफ बीपी हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ों की अगर स्टडी कर रहे हो तो हमारा पैथोफिजियोलॉजी में आएगा। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि डिसऑर्डर्ड प्रोसेस आपका क्या होता है? डिसऑर्डर प्रोसेस मतलब क्या? डिसऑर्डर प्रोसेस मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एरर दैट अकर। मतलब कि डिसऑर्डर प्रोसेस मतलब क्या? कोई प्रोसेस स्मूथ चल रहा है, ठीक है, ओके। अगर उसमें कोई डिसऑर्डर आता है तो उसके मैकेनिज्म में कोई अल्टर हो रहा होगा, अल्टरनेशन हो रहा होगा ओवरऑल, ठीक है। तो उसके कारण जो हमारा प्रोसेस में एरर आता है उसको हम लोग डिसऑर्डर प्रोसेस बोल रहे होते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, एक हो गया फॉर द बीपी, एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। अगर बीपी हमारी ज़्यादा होती है तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, अगर हमारी बीपी कम होती है तो ये होता है हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर मैं पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँ तो बिल्कुल ये सबको पता है, बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज के बीच में ये ब्रिज होता है या फिर लिंक कनेक्शन ज्वाइन करता है। अगर हम नेचर की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या इन्वॉल्व करता है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पैथोफिजियोलॉजी आपका क्या क्या इन्वॉल्व करता है। आपका नेचर इन्वॉल्व करता है, मतलब कि एग्जैक्टली अगर पैथोफिजियोलॉजी मतलब स्टडी कर रहे हैं तो हमारा नेचर में क्या क्या है। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर यूनिट की स्टडी कर रहे होते हैं अपने बॉडी की, डायरेक्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी को कैंसर वगैरह है तो ये तो नहीं हम लोग डायरेक्ट कैंसर को ट्रीट कर रहे होंगे, हम लोग पहले सेल तक उतर के जाते हैं ना, उसके यूनिट तक जाते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तक उसके जाते हैं कि एग्जैक्टली ये दिक्कत कहाँ से हो रही है, किस टाइप का है, मैलिग्नेंट कैंसर है कि नॉन मैलिग्नेंट वगैरह है, उसके बाद क्या इसका स्टेज है, एक्यूट है कि क्रॉनिक वगैरह है, ये सब चीज़ें। तो हम लोग उसके यूनिट की अगर स्टडी कर रहे होते हैं तो उसका नेचर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब नेचर अगर हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं या फिर चेकआउट कर रहे हैं तो ठीक है, उसका नेचर क्या क्या हो सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, डिजनरेशन, सेल डिजनरेट कर रहा होता है या इन्फेक्शन हुआ होता है, या फिर न्यूप्लास्टिक। न्यूप्लास्टिक मतलब क्या होता है, कोई भी कैंसर अगर बन रहा है, ठीक है, तो वो अगर बॉडी या बॉडी लिम्फ के थ्रू अगर वो स्प्रेड हो सकता है तो उसको न्यूप्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और ईटियोलॉजी क्या होता है? ईटियोलॉजी आप ध्यान दीजिए कि ईटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईटियोलॉजी मतलब वो हमारा होता है कॉज ऑफ डिजीज़,
मतलब कोई भी डिजीज़ है तो उसकी एग्जैक्ट कॉज क्या क्या है। जैसे अगर हम बीपी की बात करें, बीपी अगर हमारा ज़्यादा या कम होता है तो स्पेसिफिकली हम यहाँ ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अगर हमारा बीपी ज़्यादा है तो इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इटियोलॉजी, मतलब अगर इसकी कॉज के बारे में हम लोग स्टडी करें कि एग्जैक्टली बीपी बढ़ा या घटा क्यों। अगर हम लोग यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं बीपी बढ़ने के बारे में, हाइपरटेंशन। तो अगर इसका कॉज पढ़ रहे होते हैं बीपी के बढ़ने का, तो इसका क्या क्या कॉज है देखिए यहाँ पे। अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लो एक्सरसाइज है, ठीक है, तो आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल आप लोग इंटेक करें तो आपका बीपी बढ़ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक कैसे, जैसे कि आप ओवरऑल क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो आपका जो ये ब्लड वेसल है, ये आपका फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे स्मूथ आरबीसी ये रेड कलर से जा रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आरबीसी फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर फर्दर आपके ये ऐसे आपका अगर कोई इकट्ठा हो जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल इसमें, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आरबीसी बहुत कम जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकट्ठा वगैरह हो जाएगा ये आपका ओवरऑल एक मास फॉर्म कर लेगा, फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कराएगा हमारे वॉल पे, क्योंकि यहाँ से ये नैरो हो गया है। अरे यार कोई पाइप है, अगर उसको आप बीच से अगर आप ऐसे कंप्रेस कर दे रहे हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा उसके वॉल्स पे ना, तो वो जो बढ़ जाएगा उसको हम लोग बीपी बढ़ना बोलते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हो। और ये हमारा जंक फूड ज़्यादा खाने से होता है, अगर हम लोग एक्सरसाइज कम करें उसकी वजह से। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, देखिए स्मोकिंग की वजह से भी होता है, अल्कोहलिज्म की वजह से होता है, थायरॉइडिज्म की वजह से होता है, हाई शुगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, वो एक लिंक है उसका। और ये मैं आपको अब ये अगर हाई सोडियम इंटेक कर रहे हैं तो भी ये होता है। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपको नोट डाउन करना है तो उसको भी कर लीजिए, ये मुझे अचानक से याद आता है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि हमारी जो बीपी है, या फिर हम इसको अगर ब्लड प्रेशर बोलें, तो अगर इसका बीपी अगर बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन, बीपी कम हो रही है तो हाइपोटेंशन, सबको पता है। तो ये किस किस कॉजेज़ की वजह से बढ़ रहा है, अगर हम लोग कॉज देखें, सॉरी कॉज की स्पेलिंग क्या लिख दिया यार, यहाँ पे थोड़ा सा एरिज कर लेता हूँ। देखिए अगर हम उसके कॉज के बारे में देखें तो इसका कॉज, इसी के स्टडी, अगर जो हमारा ये कॉज होता है इसकी हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को इटियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्नोरिंग आप सुने होंगे, स्नोरिंग क्या होता है, खर्राटे लेना, जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना होता, ऐसे जेड 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 निकल रहा होता है। तो स्नोरिंग अगर कोई करता है, मतलब अगर कोई खर्राटे लेता है तो ये टेम्प्रोरी बीपी यहाँ पे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। जो स्नोरिंग कर रहा होता है उसका बीपी भी बढ़ता है एट द टाइम ऑफ स्नोरिंग। मैं आपको कॉजेज़ बता रहा हूँ क्या क्या हो सकते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो ओबिसिटी, ओबिसिटी क्या होता है ओवरऑल, अगर स्पेलिंग हो तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा अगर गलत होता है तो। जो हमारा ओबिसिटी है, मतलब हमारे जो फैट हमारा इकट्ठा होता है या फिर जो हमारा पेट वगैरह निकल जाता है उसकी वजह से भी हमारी बीपी इंक्रीज होती है। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, जो हमारा सोडियम का इंटेक है, अगर वो ज़्यादा होता है तो बीपी यहाँ पे ज़्यादा होता है। और फोर्थ, जो हमारा पोटेशियम है उसका इंटेक ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बीपी हमारा कम होता है। अब पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ कि सबको पता है कि जो सोडियम है, मैं आपको ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर सोडियम हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा बीपी होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, ठीक है। और आप जनरल देखे भी होंगे, जितने लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, आपको पता है नमक में सॉल्ट होता है, मतलब नमक तो सॉल्ट ही है, सॉल्ट में हमारे सोडियम NaCl होता है, NaCl, तो इसमें Na+ आ रहा है ना, मतलब ये आयनिक है, तो इसलिए हमारा सोडियम आपका आ गया, ठीक है। तो मतलब जो जितना ज़्यादा नमक खाएगा उसका उतना ज़्यादा बीपी बढ़ेगा। आप सुने होंगे जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो आपको बोलेंगे साल्ट इंटेक आप कम करो, नमक कम खाओ। अगर आपका बीपी कम है, बीपी अगर आपका कम होता है तो वो बोलते हैं आप सोडियम या फिर साल्ट आप ज़्यादा खाओ, नमक खाओ, सुने होंगे ना, नमक पानी चीनी का घोल पीजिए अगर आपका बीपी कम है, ठीक है। और जो हमारा, आप ये भी सुनेंगे कि जितने लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, मतलब जितने लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ये कैसे है, आपको पता है कि हमारा अगर सोडियम का ज़्यादा होगा हमारे बॉडी में तो बीपी ज़्यादा होगा, बीपी ज़्यादा होता है तो उनको मतलब एंगरनेस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक चीज़ को मैं आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ कि आपको क्या पता है कि हमारा जो सीज़न होता है, जो हमारा सीज़न होता है वो भी हमारा इम्पैक्ट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। अगर आपको पहले ना पता हो तो आप कमेंट करिएगा, अगर ये जानने के बाद आपको अच्छा लगता है तो। आपको पता है कि जो हमारा सीज़न होता है
ये हमारा इम्पैक्ट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। कैसे? अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो चीज़ों को, दो सीजन को, अगर समर एंड विंटर को, तो ध्यान दीजिएगा, समर एंड विंटर को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो इसमें आपका बीपी किस में ज़्यादा होगा? आपको क्या लगता है कि हमारा बीपी समर में ज़्यादा होना चाहिए कि विंटर में? अब 2 मिनट में आपको दोहराऊँ, जरा सोचिए आप कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा समर में ज़्यादा होगा कि विंटर में ज़्यादा होगा? ये सोचने की बात है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर है हमारा, ये हमारा दोनों में होगा बिल्कुल। अरे यार, कोई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है तो उसका तो वो तो मतलब कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ईयर, बट किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा। अब वो कैसे कि इन्हीं दो सीजन में से एक में आपको कम डोज लेना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जो हमारा समर होता है, ठीक है, सबको पता है सोडियम, हम नमक तो कांस्टेंट ही खा रहे होते हैं। अगर मैं नमक यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो सोडियम हमारा है ये हमारे बॉडी में है, तो समर में क्या होता है? समर में हमारी स्वीटिंग होती है, SWEATING, ठीक है। अगर हमारी समर में स्वीटिंग हो रही होती है तो सबको पता है स्वीटिंग में जो वाटर आता है हमारे शरीर के, हमारे स्किन से, पोर्स से, तो उसमें आयंस भी होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो उस आयन या इलेक्ट्रोलाइट में हमारा सोडियम भी होता है। तो ठीक है, आपको ये पता हो गया कि जो हमारा समर होगा उसमें आपके पसीने से आपका मतलब जो आपका स्वीटनिंग होगा उससे आपका क्या होता है कि आपका सोडियम बाहर आ जाता है हमारे पसीने से। ठीक है, तो अगर सोडियम हमारे पसीने से बाहर आ जाता है तो क्या होगा? मतलब सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा यहाँ पे। अगर सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपका आपका बीपी जो होगा वो आपका कम हो जाएगा समर में। ठीक है, तो इसी के कारण आपका जो, अगर किसी को आपके फैमिली मेम्बर में या फिर किसी भी आपके रिलेटिव्स में स्पेसिफिकली किसी को अगर दवा वगैरह चल रही है बीपी की, तो आपको ये उनको सजेस्ट करना है कि आपको जो बीपी, या फिर डॉक्टर को ये पता होता है कि जो बीपी का डोज होता है उनके ड्रग का, बीपी के लिए जो ड्रग होती है उसका जो डोज होता है, ठीक है, उसके डोज के लिए उनको जो स्ट्रेंथ होता है या फिर डोज होता है ड्रग का, उसको कम करना होता है इन समर। अगर हम विंटर में बात करें तो विंटर में हमारी बीपी ज़्यादा होती है। कैसे? आपको पता है उसमें स्वीटनिंग स्पेसिफिकली, हमारी स्वीटनिंग तो होती नहीं है हमारे विंटर में, बिल्कुल सबको पता है। तो हमारा जो सोडियम का वो है आपका अमाउंट, ये तो आपके बॉडी में रिटेन रह जाएगा। जब स्वीटनिंग होगी नहीं यहाँ पे, तो हमारे जो बॉडी में Na+ है या फिर सोडियम है, ये तो रिटेन रहेगा। तो इसके रिटेन होने की वजह से, ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है ठंडी में। और भी कई रीजन है। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूँ तो हम लोग भाई, ये बताइए मैं क्या लिख रहा हूँ, पकौड़ा वगैरह हो गया, बाकी आप बोल सकते हैं जितने भी तीती बीती चीज़ें हैं, समोसा वगैरह हो गया, ये सब आप ठंडियों में थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो उसमें नमक भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नमक ज़्यादा होने के कारण उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, तो आपका बॉडी से निकल नहीं रहा है, यहाँ आप खाए जा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा बीपी ठंडी में ज़्यादा होता है या विंटर में। और थर्ड रीज़न इसमें क्या हो सकता है विंटर के लिए, कि आपको सबको पता है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं हमारे ठंडी में, हमारे विंटर सीजन में ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। कैसे? मतलब कि आपको पता है कि अगर ये मेरा ब्लड वेसल है, अगर इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा ठंडी में, क्योंकि हमारी बॉडी ठंडी न पड़ जाए, उसका एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का कि ये हमारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। अब ये इतना था, बताइए, ये इतना था इसका, और इसको ये इतना छोटा कर दिया है। इतने छोटा, पहले इतना बड़ा था, अब आपको इतना छोटा कर दिया, तो इसमें आपका जो ब्लड होगा तो उसको फ्लो करना रहेगा, तो एक रेजिस्टेंस पैदा होगा ब्लड वॉल पे, हमारे बीपी बढ़ेगा, ब्लड वॉल पे रेजिस्टेंस पैदा होगा। उससे क्या होगा? उस रेजिस्टेंस से आपकी हीट निकलती है। उससे हीट निकलने के कारण क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, उसका टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट या फिर ओवरऑल मेंटेन हो सकता है ठंडी में, ठंडी कंपेरिजन में। ठीक है, और उससे क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उससे मतलब कि बीपी भी हमारी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका कॉन्सेप्ट था ओवरऑल, कि सोडियम के बारे में बता रहा था, सोडियम का क्या मतलब, किस सीजन में कितना, मतलब ये सारी चीज़ें। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हम लोग थर्ड के बारे में बात करें यहाँ पे पोटेशियम के बारे में, तो आपको पता है पोटेशियम, मैं आपको क्या बताया कि अगर पोटेशियम आपका ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन है, इसमें आपको क्या करना है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको आपको सिट्रस फूड वगैरह देना। मैं आपको बता दूँ, सिट्रस जो हमारी फूड होती हैं, सिट्रस फूड्स में हमारे जो हमारा पोटेशियम है वो हमारा ज़्यादा होता है। उसके ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारा बीपी हमारा कम होगा अगर हम लोग उसकी इंटेक करते हैं तो। जैसे सिट्रस फूड में क्या है, जैसे ऑरेंज हो गया, कैस्यू भी, आप जो काजू बोलते हैं ना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कोई भी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल जिसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, ओवरऑल
तो जितने भी सिट्रस फूड हैं उसमें आपका पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम पाए जाने से अगर आप पोटेशियम इंटेक करते हैं तो आपका बीपी कम होता है। ठीक है, सो होप आप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि ये देखिए 4 तक हम लोग गए हैं। ठीक है, अब 4 तक, अब यहाँ पे मैं 5th लिखता हूँ, 5th पॉइंट कि हमारा जो, और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो बीपी होता है वो हमारा अगर ठीक नहीं होता तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैं बात करूँ तो हार्ट अटैक, रीनल फेल्योर, रेटिनोपैथी, और आपका हार्ट फेल्योर हो गया, और आपका मतलब ओवरऑल 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपकी ये बीपी कॉज करता है। ठीक है, अगर बीपी आपका ज़्यादा है तो ये आपको रिस्क बनता है, ये आपको एट लास्ट जाते जाते हो ही जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा बीपी का जो हमारे वो होता है, और अब ओवरऑल बोल सकते हैं कि इसका जो शो करने का जो चीज़ होता है, मतलब कि हम बॉडी, जो हमारे बॉडी में अगर बीपी ज़्यादा होता है तो हम इसको पता कर सकते हैं कि हाँ हमारे बॉडी में बीपी ज़्यादा है, तो हम उसका मतलब कि कुछ प्रिवेंशन वगैरह कर सकते हैं। मतलब हमारे बीपी का एक बोल सकते हैं एक शोकेस होता है, मतलब कि हमको अगर बीपी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो हमको एक मतलब साइन मिल जाता है, तो हम इसको पहले से ही क्योर करा सकते हैं, जैसे हेडेक। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, आई एंड ईयर से आपका ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद फिर 2-3 चीज़ें हैं, ये आप इससे पता कर सकते हैं कि मतलब कि हाँ बीपी हमारा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको बीपी का पता हो गया कि हाँ बीपी के ज़्यादा कम होने से क्या क्या सिस्टम हो सकता है। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, पहले मैं आपको वो 4th पॉइंट लिख देता हूँ। देखिए कहाँ तक हम लोग पॉइंट लिख चुके हैं। जो हमारा कॉज ऑफ, मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, इसके इटियोलॉजी के बारे में, मतलब हम लोग कॉज ऑफ डिजीज़ देख रहे थे बीपी की, कि मतलब बीपी का कॉज या फिर इसका कॉज ऑफ डिजीज़ मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए हम लोग कितना देखे थे यहाँ पे, 4 तक देख लिए थे। स्नोरिंग हमारा बीपी को बढ़ाता है, ओबिसिटी, सोडियम, पोटेशियम, कैसे कैसे इसमें रिलेशन है। अगर हम 5th की बात करें तो हमारा इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, वो भी हमारे बीपी को बढ़ाता है। जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो बीपी ज़्यादा होगा। और सबसे मोस्ट एडवर्स थिंग इसकी क्या है ना यार, कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में ज़्यादा होगा तो आपको 0% साइन मिलने वाला है। मतलब आपको साइन कोलेस्ट्रॉल का होता ही नहीं है। एट लास्ट आपको कोई अटैक वगैरह आ जाता है, हार्ट अटैक वगैरह, तो मतलब उसका वो डायरेक्ट एडवर्स केस होता है, एडवर्स फेज होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल का कोई सिंबल नहीं होता है। सिंबल मतलब क्या, या फिर आप बोल सकते हैं उसका शोकेस, या फिर मतलब सिंबल मतलब ये मत समझिए, सिंबल मतलब ये कि आपको कोई साइन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपको डायरेक्ट अटैक वगैरह आता है इससे। और ये कैसे रिलेटेड है, आपको मैं एक चीज़, आपका मिथ आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि ठीक है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो बीपी ज़्यादा होगा, कैसे मैं आपको बता ही दिया था। अगर यहाँ पे ब्लड वगैरह फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे ऐसे जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट वगैरह, लिपिड वगैरह, तो आपका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, यहाँ ब्लड पे वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, तो उससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो बीपी भी ज़्यादा होगा। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये हमारा किस किस चीज़ से आता है, 20% ये हमारा डाइट से आता है, और जो हमारा 80% होता है ये हमारा किस चीज़ से आता है, ये हमारे आता है बोल सकते हैं लीवर से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप समझिए कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो 20% ही डाइट से आ रहा होता है। वो भी किस डाइट से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, नॉनवेज डाइट से। स्पेसिफिकली नॉनवेज डाइट मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल्क भी, आप अगर इसको वेज समझ रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा ये भूल है। ठीक है, मिल्क में हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे फिश में कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे बोल सकते हैं मटन में होता है, हमारे मीट में होता है, और उसके बाद हमारे उसमें क्या बोलते हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं उतना हमारा उसमें होता है। मतलब 20% हमारे डाइट वगैरह से आ रहा होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ कोलेस्ट्रॉल की, ये मैक्स टू मैक्स किस चीज़ से जनरेट हो रहा होता है, हमारे लीवर से। इससे हमारा 80% जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो इस जनरेशन का मतलब कि हमारे 80% हमारे लीवर से जनरेट हो रहा होता है। और आपको मैं एक यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि जो हमारा प्लांट्स होता है ना, या फिर वेजिटेबल हो गए, इससे 0% कोलेस्ट्रॉल आपको मिलता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, दाल हो गया, राइस हो गया, उसके बाद आपका कोई भी सारे सिट्रस फूड हो गए, या फिर एनी फूड लाइक वेजिटेबल और प्लांट उसमें है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपको मैं बता दूं, किसी भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से आपका आता ही नहीं है। ठीक है, जो भी हमारा आता है हमारे डाइट, नॉनवेज डाइट से, या फिर मिल्क से, आपका ऑयल वगैरह से आता है। अगर वो फिश ऑयल वगैरह हो गया, फिर कोई भी अगर उसमें फैट डाला हुआ है अलग से, तब तो बात की बात है। ठीक है, और ये हमारा मैक्स 80% लीवर से आ रहा होता है। ठीक है,
तो होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक छोटा मोटा ही था, होप आपको समझ में आया हो। और अगर हम आगे बात करें तो मैं कहाँ तक आप मतलब ओवरऑल हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए पैथोजेनेसिस क्या होता है, हम लोग कहाँ तक देखें, हम लोग देख लिए क्या ओवरऑल, हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को समझे क्या होता है, इसका नेचर, इटियोलॉजी वगैरह। इटियोलॉजी मतलब क्या था, कॉज ऑफ डिजीज़, बीपी का क्या क्या कॉज है वो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, स्मोकिंग वगैरह से भी बढ़ता है। अब हम लोग पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, ये मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ होता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ डिसऑर्डर या फिर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ फॉर्मेशन, मतलब कि हमारा जो डिजीज़ का फॉर्मेशन है वो किस मैकेनिज्म से बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बीपी की ही बात करूँ, अगर ब्लड प्रेशर की, अगर ये बढ़ता है तो इसको हम लोग टर्म देते हैं हाइपरटेंशन। ये अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको पता है, मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ कि सोडियम का इंटेक अगर हम लोग करेंगे या फिर हाई फैट का अगर हम लोग यहाँ पे इंटेक करेंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल से आपका फैट बढ़ेगा, फैट से आपका मतलब ओवरऑल जो आपका नैरोपैथ हो जाएगा आपके ब्लड वेसल्स का, तो आपको बीपी वगैरह बढ़ जाता है। बाकी सोडियम इंटेक आपको बताइए, सोडियम इंटेक ज़्यादा होगा तो आपका बीपी ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, दिस इज द मैकेनिज्म हाउ डिजीज़ फॉर्म्स, ठीक है। तो ओवरऑल पैथोजेनेसिस आपको समझ में आ गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पैथोजेनेसिस क्या, पैथोजेनेसिस आपका मैकेनिज्म ऑफ डिजीज फॉर्मेशन था, ठीक है। अगर हम लोग लास्ट पॉइंट देख रहे हो कि कॉज ऑफ आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब पैथोलॉजी का अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसका मतलब आउटकम्स क्या क्या होते हैं, उसका कॉज या उसका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह एग्जैक्टली है क्या, कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका आउटकम क्या है, कॉज वगैरह क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का हम लोग फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। थर्ड, डिस्क्राइब द इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या था आपका, कॉज ऑफ डिजीज, पैथोजेनेसिस आपका क्या था, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। तो ओवरऑल हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं, ये हमारा डिस्क्राइब करता है कि इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस वगैरह क्या है डिजीज का। हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें, टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज, ये हमारे डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस को मतलब ओवरऑल मतलब बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंड कराता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स हमारा ये डिजीज़ है, क्या हमको किस टाइप से क्योर करना है, कैसे डायग्नोस करना है, उसके बारे में। अगर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो टू अंडरस्टैंड द थेरेपेटिक प्लान फॉर डिजीज़, कोई भी डिजीज़ है उसके आप लोग थेरेपेटिक एक्शन मतलब कैसे हम लोग उसका ओवरऑल प्लान करेंगे कि उसका थेरेपेटिक मतलब कैसे उसको ट्रीट करना है स्पेसिफिकली किसी डिजीज़ को। मतलब पहले हम लोग कोई भी डिजीज़ हुआ किसी को, पहले हम लोग उसको देखेंगे ना, उसका लेवल ऑफ डिजीज़ क्या है, उसका कितने क्रॉनिक पे है कि एक्यूट पे है, उसके हिसाब से हम लोग लेवल डिसाइड करते हैं ना कि हमारा डोज का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, तो वो चीज़ें। अगर हम लोग बात करें सिक्स पॉइंट की, टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल टारगेट साइट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पॉसिबल टारगेट साइट भी डिटेक्ट करते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए मतलब हमारा क्या टारगेट साइट होने वाला है, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स वगैरह में भी ये हेल्प करता है। अगर मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल टर्म्स के बारे में बात करूँ, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं, ये आपको मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मैं सर्च करके या फिर लिख के आया हूँ आपके लिए। ये आपको 11-12 में पढ़ाया हुआ होगा अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन किए हो तो, ठीक है। अगर आप पढ़ें तो आप इसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये मुझे पहले से पता था। तो जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये पैथोलॉजिकल टर्म्स हैं। इंक्यूबेशन पीरियड हमारा वो पीरियड होता है या फिर टाइम गैप होता है, या ये क्या होता है कि ये हमारा एक्सपोजर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू सिम्टम, ये हमारा होता है। मतलब कि ओवरऑल हमारा कोई भी एक्सपोजर हुआ पैथोजन का, हमारे बॉडी में कोई भी एक्सपोजर हुआ हमारे पैथोजन का, उस टाइम पीरियड से मतलब उस गैप से लेके उसका जो फर्स्ट सिम्टम आता है ना, उस जो टाइम का गैप ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, या फिर इंक्यूबेशन टाइम या फिर स्पेसिफिकली पीरियड बोलते हैं। मतलब एक्सपोजर अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी कोरोना वायरस है किसी की बॉडी में एंट्री ले लिया, ठीक है, तो उस एंट्री लेते ही जो उसका फर्स्ट सिम्टम आएगा, एक्सपोजर से सिम्टम तक के बीच को जो पीरियड है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। लेटेंट पीरियड या फिर लेटेंसी पीरियड क्या होता है, ये टाइम होता है बिटवीन द एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। मतलब कि एक्सपोजर हो गया, ठीक है, और मतलब कि सिम्टम तो बात की बात है, सिम्टम आता है तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाता है। अगर ये टाइम गैप बिटवीन होता है बिटवीन द एक्सपोजर, मतलब कोई भी वायरस वगैरह कोई भी बैक्टीरिया आता है आपकी बॉडी में, तो उस एक्सपोजर से लेकर इन्फेक्शन तक का जो टाइम होता है, टाइम गैप, उसको हम लोग लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। अब कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, कम्युनिकेबल पीरियड वो आपका टाइम गैप या फिर टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि कोई भी इन्फेक्शियस बॉडी है, तो इन्फेक्शियस बॉडी है तो वो इन्फेक्शियस बॉडी मतलब क्या, वो जिंदा होगा या फिर वो होस्ट होगा, तो उस होस्ट से अगर कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है किसी न्यू होस्ट या न्यू बॉडी में, तो उस टाइम गैप को, फॉर एग्जांपल कोई आपका जैसे कोविड केस चल रहा था, तो कोविड केस का कम्युनिकेबल पीरियड क्या था कि जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट है वो किसी बॉडी में है, फॉर एग्जांपल कोविड है किसी बॉडी ए में है, कोई किसी बॉडी ए में आपका वो अगर आपका इन्फेक्शन है, तो वो अगर किसी बॉडी बी को जो आपका इन्फेक्शन देने तक के जो गैप होता है, ठीक है,
उस इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र होने तक का जो टाइम गैप होता है, ड्यूरेशन, उसको हम लोग कम्युनिकेबल पीरियड बोलते हैं। सो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें यार। वीडियो लाइक करने से कुछ होता तो नहीं है, बट ये रहता है कि मुझको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा फ्लो एक सही चल रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसी टाइप का मुझे वीडियो को फर्दर शूट वगैरह करना है। ठीक है, सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। आपका जो पैथोफिजियोलॉजी है ये आपका सीरीज चल रहा है अभी। सो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट आप कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इट इज़ अबाउट सेक्शन ऑफ आवर चैनल, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।